हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम गैसेस स्टेट को पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में फॉर बीएससी। तो उसी को आगे कंटिन्यू करके उसका ही नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ आज मैं, जिस टॉपिक का नाम है वंडर वॉल्स रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। सबसे पहले इस टॉपिक को जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि टॉपिक करवाना क्या चाहता है। ये चाहता है कि जो हमने वंडर वॉल इक्वेशन कर रखी है उसकी रिड्यूस्ड इक्वेशन निकालना किसके लिए, लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट होता क्या है। तो लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट क्या होता है? इट स्टेट्स दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस हैव द सेम रिड्यूस्ड टेम्परेचर एंड रिड्यूस्ड प्रेशर दे विल हैव द सेम रिड्यूस्ड वॉल्यूम। लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट मतलब कि हम कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट किसे कह सकते हैं? हम कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट उसको कहेंगे कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, मानो लेट से मैंने दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस, तीन सब्सटेंस ले लिए मैंने, जिनका रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम एंड रिड्यूस्ड टेम्परेचर सेम आता है, तो उस स्टेट को मैं क्या कह दूँगी? लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। ठीक है। तो ऐसी स्टेट जिसमें हमारे तीनों चीज़ सेम हो, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के लिए ये तीनों चीज़ सेम हो, रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड टेम्परेचर एंड रिड्यूस्ड वॉल्यूम, ऐसी स्टेट के लिए हमें निकालना है अपनी वंडर वॉल्स इक्वेशन। तो इट वॉज शोन बाय वंडर वॉल्स दैट द प्रेशर, वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस कुड बी रिप्लेस्ड। हमने वंडर वॉल से ये चीज़ देखी थी कि जो हम प्रेशर है, वॉल्यूम और टेम्परेचर है किसी गैस का, हम उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं। किससे बदल सकते हैं? बाय द रेशो ऑफ दीज क्वान्टिटीज़, उन क्वान्टिटीज़ के रेशो से टू द कॉरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल क्वान्टिटीज़। यानी कि इस तरीके से मानो कि P बाई पी सी को हम पाई लिख सकते हैं, लेट किया ये, V बाई वी सी को फाई लिख सकते हैं एंड T बाई टी सी को थीटा माना। ये क्या है? P यानी कि नॉर्मल प्रेशर एंड अपॉन में पी सी क्या है? क्रिटिकल प्रेशर। V नॉर्मल वॉल्यूम एंड वी सी क्या है? क्रिटिकल वॉल्यूम। T नॉर्मल टेम्परेचर एंड T से इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यही बोला उसने कि वंडर वॉल क्या कह रहे हैं कि नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल वॉल्यूम और नॉर्मल टेम्परेचर की क्वांटिटीज़ को अगर हम रेशो ले लेंगे, रेशो किसके साथ ले लें? उनकी सिमिलर क्रिटिकल्स के साथ, यानी कि P का PC के साथ रेशो, V का VC के साथ एंड T का TC के साथ, उनकी वैल्यूज़ को अगर हम वंडर वॉल इक्वेशन में पुट करके लास्ट में जो आंसर आता है वो निकालते हैं, तो वही कहलाएगी हमारी रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। तो इनको हमने P बाई पी सी को पाइलेट करा, V बाई वी सी को फाइलेट करा एंड T बाई टी सी को थीटा लेट करा। तो यहाँ से हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं। P की वैल्यू कैसे निकलेगी? P से उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, V की कैसे निकलेगी? V से उधर फाई के साथ चला जाएगा और T से उधर थीटा के साथ चला जाएगा और T की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तीनों वैल्यू हमने इस तरीके से निकाल ली। फिर उसने बोला यहाँ पे जो पाई, फाई और थीटा, ये क्या है? रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम एंड रिड्यूस्ड टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। यानी कि पाई क्या है? रिड्यूस्ड प्रेशर, फाई क्या है? रिड्यूस्ड वॉल्यूम एंड थीटा इज़ रिड्यूस्ड टेम्परेचर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम पाई, फाई और थीटा के अलावा कुछ और भी तो लेट कर सकते हैं ना। तो बिल्कुल कुछ और भी आप लेट कर सकते हो, लेकिन मोस्टली हर जगह ये तीन क्वांटिटीज़ ही लेट की गई हैं, इसलिए मैंने भी इन तीन से ही समझा रही हूँ। आप कुछ भी लेट कर सकते हो, लेकिन जैसे इन्होंने बताया ना कि यहाँ पे ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है पाई, जैसे कि रिड्यूस प्रेशर को, फाइव रिड्यूस्ड वॉल्यूम को, थीटा रिड्यूस टेम्परेचर को, इन्होंने बता दिया कि हमने जो जो माना है वो हमारे में इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप कुछ और लेते हो तो आपको भी ये चीज़ बतानी ज़रूरी होगी कि हम मान लेट से आप मानते हो P बाई पी सी की वैल्यू A के बराबर, A नहीं मान सकते क्योंकि A हमने पहले ले रखा है ना। मानो आप P बाई पी सी की वैल्यू को Z मानते हो, X मानते हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो X आपने लिया क्या है। नहीं तो आप यही कर लो। अगर आप ऐसा किसी किसी के मन में ऐसी क्यूरियोसिटी आती है ना कि हमने यही क्यों करा है, आप कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आपने वो क्या लिया है। ठीक है। तो उसके बाद हमने बता दिया कि हमारा पाई रिड्यूस प्रेशर है, पाई रिड्यूस वॉल्यूम एंड थीटा रिड्यूस टेम्परेचर है। अब हम इन तीनों की वैल्यू P की, V की और T की हम अपनी वंडरवॉल इक्वेशन में डालेंगे। अब वंडरवॉल इक्वेशन में डालने के लिए हमारे को वंडरवॉल इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो वंडरवॉल इक्वेशन क्या होती है? P प्लस में A बाई वी स्क्वायर, V माइनस का B। मेनली नॉर्मली जो एग्जैक्ट वंडरवॉल इक्वेशन होती है ना, उसमें इस A के आगे N लगा होता है और V के आगे N और यहाँ पे N, यानी कि P प्लस का NA बाई वी स्क्वायर, V माइनस का NB इक्वल टू NRT होता है। लेकिन यहाँ से हमने NN क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे हमने एक गैस के सिर्फ एक मोल की इक्वेशन लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो ये इक्वेशन ली, उसमें P की वैल्यू पुट करी। P की वैल्यू क्या थी? पाई पी सी, तो वही कर दी पाई पी सी। A एज इट इज़, V की वैल्यू क्या थी? फाई वी सी, तो फाई वी सी, सॉरी V की वैल्यू क्या थी? फाई वी सी। जस्ट अ मिनट, इधर भी फाई ही आएगा। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई थी।
v की वैल्यू क्या है 5vc और v का यहाँ पे हो रहा है स्क्वायर, तो यानी कि 5vc का भी स्क्वायर होगा तो क्या आ गया 5 स्क्वायर और vc स्क्वायर। तो इस तरीके से आ गया v की वैल्यू क्या है 5vc और b एज इट इज़, r एज इट इज़, t की वैल्यू क्या है थीटा tc, तो वो पुट कर दी, इसको इक्वेशन नंबर 1 माना। अब हमने, आपको याद हो जो मेरी इससे पहले वाली वीडियो मैंने डाली थी जिसमें मैंने ये वाला टॉपिक करवाया था आपको, ये वाला टॉपिक आइसोथर्म्स ऑफ वन डायमेंशनल इक्वेशन, इससे हमने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालती, vc की वैल्यू 3b के इक्वल निकाली थी एंड tc की वैल्यू 8a/27rb, pc की a/27b स्क्वायर। तो इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये वाला टॉपिक पहले करवा दिया था। तो देखो हमें पता है pc की वैल्यू a/27b स्क्वायर, vc की 3b होती है एंड tc की 8a/27rb। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी थी इस इक्वेशन में हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो देखो पाई एज इट इज़, पी सी की जगह पुट कर दिया हमने a/27b स्क्वायर, प्लस में a एज इट इज़ 5 स्क्वायर एज इट इज़, वी सी की जगह 3b स्क्वायर कर दिया, फिर वी सी की जगह 3b कर दिया, माइनस का b एज इट इज़, r एज इट इज़, थीटा एज इट इज़ एंड टी सी की फिर वैल्यू पुट कर दी। r से r कैंसिल हो गया, बाकी एज इट इज़, जो कैंसिल नहीं हमने वो एज इट इज़ लिख दिया। देखो इस तरीके से पाई a/27b स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया, 5 स्क्वायर और 3b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9b स्क्वायर, तो वो 9b स्क्वायर और 5 स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो मैंने a कॉमन निकाल लिया और यहाँ से 27b स्क्वायर भी कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया पाई, यहाँ पे क्या बच गया 5 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि b स्क्वायर कॉमन निकाल लिया और मैंने 27b स्क्वायर कॉमन निकाला है। यानी कि ऐसा होता है कि जो नीचे नहीं होता, यानी कि जो उसकी डिवाइड में नहीं होता, और अगर हम वो कॉमन निकालें तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। लेट से मैं नीचे मेरे पास सिर्फ 9 है और मैंने निकाला है 27, तो यानी कि मानो कि नीचे 27b स्क्वायर है। ठीक है, 27b स्क्वायर है, यानी कि अगर मैंने नीचे नहीं होता और मैं उसको लेती हूँ तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक तरीके से। तो 27b स्क्वायर को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ तो क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 ही तो रह जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 3। देखो इस चीज़ को ऐसे समझो, मानो मेरे पास डिवाइड में कुछ है नहीं, a/4 प्लस में b है और मैं इसमें से चाहती हूँ कि मेरे पास 1/4 कॉमन आ जाए, तो यहाँ से तो a रह जाएगा क्योंकि इसका 4 बाहर चला गया, लेकिन इसके नीचे कुछ भी नहीं था, सिर्फ 1 ही था, तो इट मीन्स कि 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इस तरीके से कॉमन निकाल सकते हैं। सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है, a/27b स्क्वायर निकाले, यहाँ पे a/27b स्क्वायर एज इट इज़, सिर्फ यहाँ पे पाई बच गया, यहाँ पे a तो है तो इसलिए a बाहर निकाल लिया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 9b स्क्वायर और 5 स्क्वायर है, 27 नहीं है, तो 27 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, 27b स्क्वायर और 9b स्क्वायर और 5 स्क्वायर चल ही रहा है, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल और 9 से 27 3 पे कैंसिल, इसलिए यहाँ पे 3 आ गया, 5 स्क्वायर एज इट इज़। फिर यहाँ से देखो दोनों से b कॉमन आ रहा है तो b निकाल, यहाँ पे क्या गया 3 5 और b यहाँ से निकाले तो 1 रह गया, ये सारा चला गया सेम। अब ये दोनों टर्म है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, a/27b स्क्वायर और b, तो ये उधर जाके किस में हो जाएंगे डिवाइड में, तो वही कह रहा है a/27b स्क्वायर इंटू में b, ये इस वाली टर्म के देखो डिवाइड में आ गई। ठीक है, अब फिर डिवाइड में जो ये ऊपर वाला नीचे वाला पोर्शन ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि अगर मेरे पास ऐसे होता है x/y a/b, तो ये कैसे सॉल्व होता है x/y इंटू में b/a, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करी है। a/27b एज इट इज़, 27b स्क्वायर ऊपर चला गया और a b नीचे, a से a कैंसिल, इस b से एक b कैंसिल और बचे हुए b से ये कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल, क्या बच गया 8 थीटा बच गया। और यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास पाई प्लस में 3/5 स्क्वायर, 3 5 माइनस का 1। तो जो ये इक्वेशन आई है इसी को क्या कहते हैं, वैन डर वाल्स रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इसमें ना मेनली कुछ था नहीं, बस आपको एक तो ये तीनों कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, और जो यहाँ पे आपने लेट करा है ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है वो आप इजीली कर सकते हो। थैंक यू गाइस, आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।